हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे इस वीकली प्रोग्राम में, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करते हैं। तो इस वीक हमें 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन करना है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज इंडिया पोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो जब भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात होती है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को या तो अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है या फिर रूस के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो ऐसे में हम यहां जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया का क्या रोल है। क्या इंडिया किसी एक पोल को फेवर करता है, अमेरिका या रशिया में से, या इंडिया अपने आप को खुद एक डिफरेंट पोल के रूप में मानता है। तो इन सब चीजों पर हमें यहां पर डिस्कशन करना है। द सेकंड इंपॉर्टेंट इशू वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के द्वारा ईसीटीए एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया गया है। इसी कंटेक्स्ट में हमें समझना है आखिर ये एग्रीमेंट होता क्या है, दोनों देशों को इससे किस प्रकार से बेनिफिट मिल सकते हैं और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। द थर्ड इंपॉर्टेंट इशू इज साउथ चाइना सी के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की बात की जा रही है। अभी हमने लास्ट सेशन में जैसे डिस्कशन किया था कि आसियान की एक बैठक चल रही है, उसी बैठक में इस कोड ऑफ कंडक्ट को बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। तो इसी को हमें यहाँ पर समझना है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि लंबे समय से ये विवाद जो है चला हुआ आ रहा है साउथ चाइना सी में। तो इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमारे इनिशिएटिव के बारे में। जैसा कि नवंबर मंथ खत्म ही हो चुका है अब, तो बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूजन की स्थिति में होंगे कि क्या हमें यहाँ से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पर मूव कर जाना चाहिए या अभी हम मेंस की प्रिपरेशन को और कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हाँ, तो हम कितने महीने तक और मेंस को तैयार करें और किस प्रकार से हम अप्रोच करें मेंस को। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम मेगा विन प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। इसमें आपको टेस्ट दिए जाएंगे 15 टेस्ट। अब ये सिर्फ एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम नहीं है, इसमें आपको टेस्ट के पहले गाइडेंस भी दिया जाएगा कि आपको कैसे सिलेबस को मैनेज करना है, आप उन टॉपिक्स को कैसे कवर करेंगे। उसके बाद अप्रोच सेशन होगा टेस्ट से पहले कि आप किसी एक टॉपिक को पढ़ने के लिए किस प्रकार अप्रोच रखेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप राइट अप्रोच फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसे में आपका पढ़ा हुआ भी बेकार हो जाता है। उसके बाद टेस्ट सेशन के बाद हम आपको एनालिसिस देंगे। उसके बाद 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और इसमें आपको फ्लेक्सिबल अटेम्प्ट दिए जाएंगे, मतलब आप अपने सिलेबस के बेसिस पर, अपनी प्रिपरेशन के बेसिस पर अपने आप टेस्ट को अरेंज कर पाएंगे जिस भी डेट में आपको जो टेस्ट देना है। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो इस कोर्स के रिगार्डिंग, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहेगी। चलिए वापस आते हैं और समझते हैं अपने पहले टॉपिक को, द इंडियन पोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो जैसा मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कशन किया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में जब भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या फिर मैगजीन में पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अमेरिका या फिर रशिया के इर्द गिर्द दिखाई देती है। इसके अलावा किसी और एंगल पे बात ही नहीं की जाती। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमेरिका और यहां पर हो गया आपका रशिया। ठीक है, अब देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अक्सर सभी कंट्रीज को या तो अमेरिका का फॉलोअर माना जाता रहा है या फिर रशिया का फॉलोअर माना जाता रहा है। इंडिया से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पर, कई बार इंटरव्यू होते हैं और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी रिसेंटली यूक्रेन और रशिया के बीच में विवाद चल रहा है, तो इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट में किस साइड हैं, आप अमेरिका को फेवर करते हैं कि आप रशिया को फेवर करते हैं। तो ऐसे में इंडिया का जो स्टैंड है इस पूरे मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया यहां क्लियरली बोलता है कि भारत किसी एक कंट्री को फॉलो नहीं करता है, भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है और इन्हीं नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर डिसीजन लेता है। सो इट शोज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो भारत को यह कोई मतलब नहीं है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दो खेमे बन रहे हैं। भारत को सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना है और इसके लिए जो भी डिसीजन बेस्ट होंगे इंडिया उन डिसीजन को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये इंडिया का स्टैंड है, इंडिया किसी एक साइड में नहीं है। नाउ अगर हम पोलैरिटी की बात करें, सर पोलैरिटी आखिर होता क्या है, हिंदी में इसको ध्रुवीयता कहते हैं। तो पोलैरिटी के दो व्यू हैं, एक तो है क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल व्यू, हिंदी में जिसको परंपरागत व्यू कहते हैं। इस व्यू के 3 कंपोनेंट्स हैं। देखिए फर्स्ट कंपोनेंट कह रहा है ग्रेट पावर्स के बीच में डोमिनेशन का होना। जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका और रशिया के बीच में वर्ल्ड में डोमिनेशन को लेकर एक प्रकार का संघर्ष चलता रहता है।
अमेरिका चाहता है कि वर्ल्ड में मैं डोमिनेट करूं, मेरी पावर ज्यादा होनी चाहिए, और रशिया भी यही चाहता है कि मेरी पावर ज्यादा हो, वर्ल्ड में मैं डोमिनेट करने की कोशिश करूं। अब डोमिनेट कई तरीके से किया जा सकता है, या तो आप हथियारों के बेसिस पर करें अपनी पावर को बढ़ाकर, या फिर आप अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पर करें। तो इस प्रकार के जो संघर्ष चलते रहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसी को पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहां चूंकि दो देशों के बीच में अगर इस प्रकार के संघर्ष चल रहे हो तो उसको द्विध्रुवीयता कहेंगे, मतलब बाइपोलर वर्ल्ड कहेंगे। और अगर बहुत सारी कंट्रीज के बीच में इस प्रकार के ध्रुवीयता आपको देखने को मिल रही हो, पोलैरिटी देखने को मिल रही हो, तो उसको मल्टीपोलर वर्ल्ड कहेंगे। नाउ सेकंड व्यू क्या है इसके अंतर्गत, बैलेंस ऑफ पावर बनाने की कोशिश करना। देखिए, बैलेंस ऑफ पावर को आप इजी वर्ड्स में समझिए। जैसे मान लीजिए आपका नेबर है जिसके साथ आपके संघर्ष चलते रहते हैं, ठीक है। तो अगर नेबर ने एक गन लाकर रख दी है और आपको इससे सिक्योरिटी का थ्रेट है, तो ऐसे में आप इस सिक्योरिटी थ्रेट को कम करने के लिए एक गन लाकर रखेंगे। फिर आपके नेबर ने अगर दो गन और ले आया वो, तो आप भी दो गन और बढ़ाकर इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट इसी तरीके से वर्क कर रहा होता है कि अगर एक कोई कंट्री आर्म्ड रेसेस को बढ़ा रही है, तो दूसरी कंट्री जो उसकी कंपटीशन में है वो भी आर्म्ड एक्वायर करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को भी हम पोलैरिटी के अंतर्गत लेते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पोलैरिटी इज अलायंस बिल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। तो ये दोनों ही जो कंट्रीज हैं, यूएस एंड रशिया, ये अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए अपने मित्रों को बनाना शुरू करती हैं। जैसे यूएस अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है कैपिटलिज्म, और रशिया सोशलिज्म को प्रमोट करता है। अब जो भी कंट्री सोशलिज्म को फॉलो करती हैं उनके संबंध रशिया के साथ अच्छे होंगे, और जो कैपिटलिज्म को फॉलो करती हैं उनके अमेरिका के साथ संबंध अच्छे होंगे, है ना। और चूंकि हमारी तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो हम यूएस एंड रशिया दोनों के साथ ही कोऑपरेट करते हैं। तो इस प्रकार पोलैरिटी का जो ट्रेडिशनल मीनिंग है वो देखा जाता है। अगर हम इंडिया के व्यू की बात करें, इंडिया पोलैरिटी को कैसे देखता है, तो इंडिया का व्यू कंप्लीटली डिफरेंट है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत का व्यू हमेशा से डिफरेंट रहा है। तो पोलैरिटी को भारत किस तरीके से देखता है, सबसे पहली चीज तो यह है कि सर हम अपने रीजन में डोमिनेट नहीं करते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि साउथ एशिया में भारत डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, या दूसरी कंट्रीज को फियर है भारत से कि भारत किसी समय हमारे क्षेत्र को कब्जा कर लेगा, है ना। इस तरीके की चीज कभी भी भारत में या फिर इस कहें साउथ एशिया रीजन में देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद भारत बैलेंस ऑफ पावर बनाने की भी कोशिश नहीं करता, है ना, जबकि भारत इस क्षेत्र में बहुत बड़ी कंट्री है। उसके बाद भी इस तरीके की चीजें इस रीजन में देखने को नहीं मिलती। हालांकि कुछ इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं ऐतिहासिक रूप से, जैसे 1971 की मैं बात करूं तो इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी, ठीक है। तो जब 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया गया था, तो उसी समय भारत और रशिया की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, और इस ट्रीटी के बेसिस पर यह कंक्लूजन निकाला जा रहा था कि भारत रशिया को फेवर करता है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में इंडिया ने अगेन यहां पर रीअफर्म किया उसी समय से लेकर अब तक कि भारत और रशिया के बीच में ये जो संधि हुई है वो एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है। इसका ये मतलब नहीं है कि भारत रशियन खेमे का सपोर्ट करता है। ओके, तो ये चीज हो गई इंडिया के व्यू में सेकेंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग इज इंडिया अलायंस बिल्डिंग की भी कोशिश नहीं करता है ना। इंडिया की हमेशा से पॉलिसी रही है नॉन अलाइन मूवमेंट। हम इस चीज में विश्वास नहीं करते कि हम किसी एक कंट्री के पीछे जाएंगे, उसके फॉलोअर बनेंगे। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेटस रखना चाहता है, और हमेशा से इंडिया का इंडिपेंडेंट स्टेटस ही रहा है। तो ये हमारी पॉलिसी में अगली चीज आ गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्लासिकल व्यू से कंप्लीटली डिफरेंट व्यू होता है इंडिया का। ओके, चलिए ना बात करते हैं कि इंडिया अपने आप को एक अलग पोल के रूप में क्यों रिकॉग्नाइज करता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को एक अलग पोल के रूप में रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा इतिहास है, ठीक है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करते थे, और कॉलोनी होने के बाद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी बनी, जब 1947 में हम आजाद हुए, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में इसके तत्व देखने को मिलेंगे। जैसे इंडिपेंडेंस होने के तुरंत बाद जब हमने फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, तो हमने कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट आवाज उठाई थी। जैसे 1947 में इसका एक एग्जाम्पल है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया को कॉलोनी बना रखा था डच ने,
तो हमने इसके अगेंस्ट आवाज उठानी शुरू कर दी थी 1947 से ही इनको हमने सपोर्ट किया। ओके, तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमारे इतिहास का एक पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। उसके बाद इंडिया एक लीगेसी स्टेट के रूप में भी इस क्षेत्र में मौजूद है। जैसे आप इंडिया को यहां देखें तो 1947 में जब ब्रिटिशर्स इस क्षेत्र को छोड़कर गए थे तो सबसे बड़ा रीजन भारत था, और चूंकि सबसे बड़ा क्षेत्र है ऐसे में भारत को एक लीगेसी मिली हुई है इस क्षेत्र में, और भारत चाहे तो यहां डोमिनेट कर सकता है लेकिन फिर भी नहीं करता। तो भारत चूंकि यहां बड़ी पावर है इसलिए एक पोल के रूप में भारत को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। उसके बाद आप जानते हैं प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की सभ्यता भारत में ही उत्पन्न हुई थी। तो ऐसे में जब हमारा इतना गौरवपूर्ण इतिहास है तो हम किसी कंट्री के फॉलोवर क्यों बनेंगे, हमें एक डिफरेंट पोल के रूप में देखा जाना चाहिए। तो सिविलाइजेशन के बेसिस पर भी हम यहां बात कर सकते हैं। और दूसरा, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन भारत के अंदर रहती है, ठीक है, और हम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री हैं। तो ऐसी कंडीशन में चूंकि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो हमें एक पोल के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। हम इतनी बड़ी शक्ति हैं तो हम क्यों किसी कंट्री के पीछे जाने लगे, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया का व्यू कि आखिर प्रेजेंट टाइम में इंडिया अपने आप को क्यों एक अलग पोल के रूप में देखता है। और ये ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में ही हो रहा है, ये एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा है। तो अगर मैं आपको कुछ एविडेंसेस दूं ऐतिहासिक रूप से हमारी जब फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट हुई थी तो हम कैसे इंडिपेंडेंट स्टेटस रखते थे, तो इसमें 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो है नॉन अलाइन मूवमेंट। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि इंडिया ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को लीड किया था कि आप किसी भी एक खेमे को ज्वाइन ना करें, ना आप अमेरिका के साथ जाएं ना आप रशिया के साथ जाएं, आप अपने इंडिपेंडेंट स्टेटस को बनाए रखें। ओके, उसके बाद सेकेंड हमारी फॉरेन पॉलिसी है पंचशील। हमारी फॉरेन पॉलिसी में ये 5 वर्च्यूज हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों की या फिर कोई और कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को सपोर्ट करता है। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि एग्रेशन हो 2 कंट्रीज के बीच में, कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के क्षेत्र को एक्वायर कर ले। इन सब चीजों को भारत की फॉरेन पॉलिसी में जगह नहीं दी गई है। उसके बाद यहां नॉन एग्रेशन की बात की गई है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि भारत ने किसी कंट्री के अगेंस्ट एग्रेशन किया हो, है ना। हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। उसके बाद नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी हमने चूज की हुई है। नॉन इंटरफेरेंस का मतलब है हम अपने पड़ोसी देशों के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, या फिर किसी और के जो देश हैं उसके इंटरनल मैटर्स में हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है। तो इस चीज की पॉलिसी पर हम बिलीव करते हैं। उसके बाद हम म्यूचुअल बेनिफिट पर बिलीव करते हैं। आपने देखा होगा कि एशिया रीजन में, दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है उसमें सार्क नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और भारत ने इस ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव रखने के कई प्रयास किए हैं ताकि इस पूरे रीजन का एक साथ डेवलपमेंट हो सके। ओके, तो ये हमारे म्यूचुअल बेनिफिट्स को दिखाता है, उसके एक एग्जाम्पल को दिखाता है। उसके बाद हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि हम सभी कंट्रीज के साथ पीसफुल तरीके से रहना चाहते हैं और अपने फ्यूचर ग्रोथ को एक दिशा देना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज पर भारत बिलीव करता है। उसके बाद इंडिया ऑल्सो बिलीव इन द नोशन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। हम ये बिलीव करते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली की तरह है, और चूंकि ये एक फैमिली की तरह है तो ट्रीटमेंट भी कुछ उसी तरीके का होना चाहिए। लड़ाई झगड़े की यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है एविडेंसेस इंडिया को एक अलग पोल के रूप में रिकॉग्नाइज करने के। क्योंकि अभी तक जो आपने पोलर का मतलब समझा था उसमें कंपटीशन चल रहा था, है ना, उसमें जो है दोनों कंट्रीज अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी। तो इंडिया का जब डिफरेंट एकदम व्यू है तो इंडिया को क्यों ना एक डिफरेंट पोल के रूप में देखा जाए, है ना। ये एविडेंसेस शो कर रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट में भी हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे साउथ एशिया में भारत की एक स्ट्रेटेजिक पेरिफेरी है ना। स्ट्रेटेजिक पेरिफेरी का यहां मतलब क्या है कि भारत इस क्षेत्र में कभी भी किसी दूसरी कंट्री के इंटरफेयर को बर्दाश्त नहीं करता है। क्योंकि भारत खुद यहां पर एक बड़ी पावर है, मेजर पावर है, तो ऐसे में भारत अपने संबंधों को द्विपक्षीय तौर पर कंटिन्यू रखता है। जैसे पाकिस्तान का अगर हम व्यू मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो पाकिस्तान हमेशा डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए किसी थर्ड कंट्री के मीडिएशन की बात करता रहता है ना। लेकिन इंडिया ने इसको हमेशा से नकारा है। भारत ये बोलता है कि हमारे बीच में जो विवाद हैं वो द्विपक्षीय हैं, जिनका समाधान बायलैटरल तरीके से ही होना चाहिए। तो भारत इस क्षेत्र में एक पावर के रूप में अपने आप को देखता है। तो ये हमारा प्रेजेंट रेलिवेंस दिखाई देता है एज अ पोल। उसके बाद हम यहाँ पर जो है रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो चाहे वो इंटरनल लॉ हो। हम कानूनों पर काफी ज्यादा फोकस करते हैं, तो इसलिए भी हमें पोल के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। उसके बाद
हम अंडर प्रिविलेज कंट्रीज की हमेशा से बात करते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में भी अगर मैं आपको बताऊं, G20 की जैसे समिट हुई थी, तो रशिया यूक्रेन की वजह से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पर प्रेशर पड़ रहा था या फिर उन पर गरीबी आ रही थी इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, उसकी बात भारत ने की। इसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज या जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी बात हमेशा से भारत करता रहता है, उनकी चिंता जाहिर करता रहता है। तो इस तरीके से क्योंकि हम खुद ही एक लीडरशिप रोल आज भी प्ले कर रहे हैं, तो हम एक डिफरेंट पोल हैं, हमें अमेरिका या फिर रशियन पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश ना की जाए। ओके, चलिए इसके बाद अगर मैं वे फॉरवर्ड की बात करूं, तो वे फॉरवर्ड में आपको दो तीन चीजों पर ध्यान देना है। आप इंडिया को एक तो कंप्लीटली डिफरेंट पोल की तरफ दिखाएंगे, किसी एक कंट्री का फॉलोअर नहीं दिखाएंगे। तो हम यहां नैम की बात करेंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट की। भारत में प्रेजेंट में भी नॉन अलाइन मूवमेंट का काफी ज्यादा रेलिवेंस है। सेकंड, भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर काम करता है, ठीक है। तो नैम की पॉलिसी पर एक दो चीजें और बता देता हूं। देखिए, नैम को अक्सर लोग न्यूट्रलिटी की पॉलिसी मानते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे तटस्थता, ठीक है। तो न्यूट्रलिटी का मतलब यह है कि वर्ल्ड में अगर कोई घटना हो रही है, जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है, तो इंडिया यहां पर कोई भी स्टैंड नहीं लेगा। भारत का यह पक्ष रहेगा कि हमें क्या मतलब है, वर्ल्ड में कुछ हो रहा है तो हमें सिर्फ अपने हितों से ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारी जो नैम की पॉलिसी है वो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी नहीं है, बल्कि इट इज एबिलिटी टू टेक अ पोजिशन on a given issue on a case by case basis। on a case by case basis, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, हम यहां पर केस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा पक्ष किसी मुद्दे को लेकर क्या होगा। ओके, तो ये चीज आपको लिखनी है वे फॉरवर्ड में। तो ये टॉपिक आपका यहां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो जैसा मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने इस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया गया है, उन्होंने रेटिफाई कर दिया है। तो सबसे पहले तो आप मैपिंग देख लीजिए इस क्षेत्र की, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि मेडिटेरियन सी की मैपिंग आ जाती है, या फिर जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र न्यूज़ में रहते हैं उनके आसपास की लोकेशंस पूछ ली जाती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास आपको क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो देखिए कोरल सी देखने को मिल रहा है, उसके बाद तस्मान सी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन ये देखने को मिलते हैं। इसके बाद इंडियन ओशन भी यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा इंडोनेशिया इसके नॉर्थ में देखने को मिलता है, फिलीपींस यहाँ नॉर्थ में देखने को मिलता है। तो इन सब क्षेत्रों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2018 में आसियान के फ्री ट्रेड पार्टनर्स के बारे में क्वेश्चन आ गया था। तो अभी इस पर भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे भारत के डेवलप्ड कंट्रीज में फ्री ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड कंट्रीज ऐसी हैं जो डेवलप्ड हैं और उनके साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जैसे जापान हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हो गया, उसके बाद साउथ कोरिया हो गया, तो इनके साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको हमेशा अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ध्यान रखनी होती हैं। चलिए नाउ बात करें इस डील की, तो आखिर ये भारत के लिए एक लैंडमार्क डील क्यों है, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली ये एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो दोनों ही कंट्रीज को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। जो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैरियर्स होते हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाता है, सो डैट आपके बीच का जो व्यापार है वो बढ़ जाता है। ओके, तो यहां देखिए, एक तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि पिछले डिकेड में हमने किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, और अब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो अपने आप में एक लैंडमार्क है। उसके बाद दूसरा, ये इंडिया की निगोसिएशन स्किल को दिखाता है। ना सर, निगोसिएशन स्किल का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे दो कंट्रीज के बीच में जब इस तरीके के एग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो इंडिया अपनी कुछ लिस्ट बनाएगा प्रोडक्ट की, और ऑस्ट्रेलिया अपने कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट बनाएगा। फिर यहां निगोशिएट किया जाता है कि इंडिया के किस प्रोडक्ट को ऑस्ट्रेलिया अलाउ करेगा अपनी कंट्री में, और ऑस्ट्रेलिया के कितने प्रोडक्ट को इंडिया अपनी कंट्री में अलाउ करेगा। तो ये इंडिया की क्षमता को दिखाएगा। अगर इंडिया अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को अलाउ करवा लेता है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये इंडिया की एक पावर को भी दिखाने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये हमारे लिए काफी लैंडमार्क डील है। उसके बाद अगर हम आर्थिक रूप से देखने की कोशिश करें, तो दोनों कंट्रीज के बीच में जो अभी व्यापार होता है वर्तमान कंडीशन में 2021 में, वो लगभग $27.5 बिलियन था, और
इस एग्रीमेंट के बाद इस व्यापार के बढ़ने की संभावना है और ये लगभग 5 सालों में, आने वाले जो 5 साल हैं उसमें $50 बिलियन तक हो जाएगा। तो हमारे आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए ये डील काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। उसके बाद ये एक मॉडल के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट, अगर हमें किसी और डेवलप्ड कंट्रीज के साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है तो ये डील हमारे लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगी। ओके, कितने अच्छे से ये काम कर पाती है, परफॉर्म कर पाती है, उसी के बेसिस पर हम और डेवलप्ड कंट्रीज के साथ भी आगे एफटीए को साइन कर पाएंगे। तो ये काफ़ी जो है इसके सिग्निफिकेंस को दिखाता है। अगर हम इस डील के की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर ड्यूटी फ्री एक्सेस होगा ऑस्ट्रेलियन मार्केट में। अब ड्यूटी फ्री एक्सेस का मतलब होता है कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट पर ऑस्ट्रेलिया में एंटर करने के लिए कोई ड्यूटी हमें नहीं पे करनी पड़ेगी, और ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी तो प्रोडक्ट सस्ते रहेंगे, और प्रोडक्ट सस्ते रहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करेंगे और इससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। अब इसमें किस किस चीज़ों में हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, लेदर, फर्नीचर, ज्वेलरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों में हमें फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे एरिया हैं, मैंने ये 4-5 आपको लिख दिए हैं एग्जाम में, इतने आप यूज़ कर देंगे तो मोर देन इनफ है। उसके बाद यहाँ पर रिड्यूस द इम्पोर्ट प्राइस। देखिए इम्पोर्ट प्राइस भी भारत के लिए कम हो जाएंगे। जैसे आप जानते होंगे इंडिया इज लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, है ना। मैं लिख देता हूँ ये बात, लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ और कोल की वजह से हमें कुछ घाटा भी होता है, कुछ डेफिसिट भी होता है, और ये लगभग एक वर्ष में $24 बिलियन का होता है। और इस $24 बिलियन के एनुअल डेफिसिट में ऑस्ट्रेलिया का कंट्रीब्यूशन पता है कितना है? ऑस्ट्रेलिया का कंट्रीब्यूशन है $11 बिलियन। तो ऑस्ट्रेलिया का ही अपने आप में लगभग 50% का कंट्रीब्यूशन है। ऐसे में ये डील हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि इस डील के साइन होने के बाद जो हम कोल ऑस्ट्रेलिया से खरीदेंगे उसके प्राइस भी थोड़े कम होंगे और हमारा ये डेफिसिट भी कम हो जाएगा। ठीक है। दी नेक्स्ट थिंग इज, इसमें सर्विस सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है। आप जानते हैं इंडियन इकोनॉमी सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है, जहां सर्विस सेक्टर 50% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। तो ऐसे में आईटी हो गया, हेल्थ हो गया, इस प्रकार की सर्विस को एक प्रमोशन यहाँ देखने को मिलेगा इस डील के बाद। उसके बाद यहाँ फार्मास्यूटिकल को भी एक बूस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इशू यहाँ पर जो डिस्कस किए गए हैं वो है रूल ऑफ ऑरिजिन एंड सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। देखिए अक्सर होता क्या है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ ये है क्या। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये क्राइटेरिया जरूरी है कि उस प्रोडक्ट का ऑरिजिन ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि उनका एक रूल हो सकता है कि अगर आपको एक पेंसिल बनानी है तो पेंसिल में सारे के सारे कंपोनेंट केवल ऑस्ट्रेलिया ओरिजिन के ही होंगे और किसी कंट्री के कंपोनेंट्स को यहां पर यूज नहीं किया जाएगा। तो इस पर भारत ने चिंता व्यक्त की थी, इस चिंता पर भी इस डील के अंतर्गत बात की गई है। उसके अलावा सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स का मतलब क्या होता है, ये डब्ल्यूटीओ के साथ ही देखने को मिला था जब डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसका सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी का मतलब होता है कि अगर किसी कंट्री को ऐसा लगता है कि किसी प्रोडक्ट की वजह से उसके नागरिकों को या फिर उस देश में रहने वाले एनिमल्स को या उस देश के एनवायरनमेंट को किसी तरीके की क्षति हो सकती है, हानि हो सकती है, तो ऐसे में वो कंट्री उस प्रोडक्ट को अपने देश में अलाउ नहीं करेगी। ओके, तो ये सारे जो है भारत की थोड़ी सी चिंताएं थी, इन चिंताओं पर भी बात की गई है। इसके अलावा भारत की एक और चिंता थी सर्विस सेक्टर में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को लेकर, उस पर भी बात यहाँ पर हुई है। अब डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट किस तरीके से काम करता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए ये है इंडिया, ठीक है, और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इन दोनों देशों के बीच में डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम तब आ जाती है। मान लीजिए ये कोई ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, इंडिया में काम कर रही है, इंडिया में इसने प्रॉफिट बनाया ₹100 का, तो इस पर कॉर्पोरेट टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए 10% का कॉर्पोरेट टैक्स लगा तो कंपनी को नेट बेनिफिट जो होगा ₹90 होगा। अब ₹90 को वो कंपनी अपने देश में भेज देगी, 90 यहां पर आ गया। अब जैसे ही ये 90 इस कंट्री में आया, यहां की गवर्नमेंट को ये एक प्रॉफिट के रूप में दिखाई देगा और यहां की गवर्नमेंट भी इस पर टैक्स इंपोज कर देगी। तो ये डबल टैक्स हो गया ना, एक टैक्स तो आपने यहां पर दे दिया और दूसरा टैक्स आप यहां पर दे रहे हैं, तो इस तरीके से कंपनी जो है वो डिस्करेज होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर भी यहां इस एग्रीमेंट के अंतर्गत बात की गई है। ओके, अगर हम फाइनेंशियल रिलेशन की बात करें, दोनों कंट्रीज के बीच में किस प्रकार के फाइनेंशियल रिलेशन रहे हैं, क्या चीज हम ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करते हैं, क्या चीज हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के इंपोर्ट की। इंडिया के इंपोर्ट का 82% जो है
वो क्या कंपोनेंट आता है, एक तो है हमारा कोल, इसके अलावा गोल्ड भी हम इंपोर्ट करते हैं, इसके अलावा हम कॉपर और खरीदते हैं, 82% में ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ओके, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा 82% का पोर्शन बनाती हैं। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, ऑस्ट्रेलिया को हम क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें आ जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पर डायमंड इनको देते हैं, ज्वेलरी हम इनको देते हैं, रेलवे कोचेस इनको देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के एक्सपोर्ट इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो कुछ सिमिलैरिटीज भी आप देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं। फर्स्ट थिंग, दोनों कॉमनवेल्थ नेशन कंट्री हैं। सॉरी, दोनों कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं। इसके अलावा दोनों देशों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और सेम लीगल सिस्टम है। ठीक है, लीगल सिस्टम भी लगभग लगभग सेम ही है। इसके अलावा दोनों ही मेंबर हैं क्वाड के। ओके, तो ये दोनों कंट्रीज में सिमिलैरिटी को दिखाता है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। द नेक्स्ट टॉपिक इज कोड ऑफ कंडक्ट फॉर साउथ चाइना सी। अब देखिए, साउथ चाइना सी के बारे में मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एरिया है, इसको मैपिंग के पर्सपेक्टिव से भी अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। तो चलिए साउथ चाइना सी में बात करते हैं थोड़ी सी। साउथ चाइना सी बेसिकली चाइना और उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं उनके बीच में पड़ता है। जैसे कि आसियान कंट्रीज में हम नाम लेना शुरू करें तो मैप पे देखिए वियतनाम हो गया, उसके बाद यहाँ आपको मलेशिया देखने को मिलेगा, इसके बाद यहाँ छोटी सी कंट्री देखने को मिलेगी ब्रुनेई, और यहाँ देखने को मिलेगा फिलीपींस, और इधर मिलेगा चाइना। तो इनके बीच में ये जो आप रीजन देख पा रहे होंगे ये है साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में 9-लाइन के माध्यम से चाइना अपना अधिकार करने की कोशिश करता है। इस क्षेत्र में जो भी आइलैंड होते हैं, मान लीजिए यहां पर कोई आइलैंड है, तो इस पर चाइना अपना अधिकार करने की कोशिश करता है ताकि अपने टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को बढ़ा सके। क्यों? क्योंकि जब आप किसी आइलैंड पर कब्जा कर लेते हैं तो उसके आसपास का एक निश्चित दायरा आपका दायरा हो जाता है। और चूंकि इस क्षेत्र में रिच सी रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं, तो इनको एक्सट्रैक्ट करने से भी आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो चाइना यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और जब चाइना अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेगा इस रीजन में, तो इन कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, क्योंकि वियतनाम भी है यहाँ, मलेशिया भी है, फिलीपींस भी है, तो इनके भी तो अपने कुछ हित हैं। ये भी तो इन रिसोर्सेज पर अपना अधिकार करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो आइलैंड आएंगे उन आइलैंड पर भी इनका अधिकार होगा। तो ऐसे में इन कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर बढ़ने से रोकने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की बात हो रही है। और जैसा कि हमने अभी पीछे बात की थी रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान, कि रशिया यूक्रेन में थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में चाइना अपने नेबर के साथ थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, रिलेशन को बेटर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर यूएस की फॉरेन पॉलिसी के सेंटर में चाइना आ जाता है तो ऐसे में चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिल सकती हैं। तो उसी का एक यहाँ पर एक कंक्लूजन हम कह सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट का होना। अब ये जो मामले हैं ये ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली चल रहे हैं, 1970 से लेकर ये कंपटीशन चलता आ रहा है आसियान कंट्रीज के बीच में और चाइना के बीच में। ठीक है, रिसोर्सेज को लेकर। इसके अलावा रिसोर्सेज में हम यहाँ रीफ को देख सकते हैं, रॉक्स को देख सकते हैं, इनको लेकर भी कंपटीशन चलता रहता है। तो फाइनली जब ये कंपटीशन या फिर कहें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं तो संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है, और संघर्ष अगर ज़्यादा होंगे तो इस क्षेत्र में आर्म्स की दौड़ बढ़ सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए फाइनली एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाने पर आसियान में डिस्कशन चल रहा है, जो बैठक हो रही है। और अगर ये कोड ऑफ कंडक्ट बन जाता है तो कोई भी मैटर अगर साउथ चाइना सी में आएगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो उसको पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए फाइनलाइज तो नहीं हो पाया अभी कोड ऑफ कंडक्ट, कब तक फाइनलाइज होगा, क्या इस पर बात हो रही है, न्यूज़पेपर में आपको अपडेट मिलता रहेगा, और जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगा मैं भी आप लोगों को लेक्चर के थ्रू बता दूंगा। ठीक है,
तो ये हमारा लेक्चर था इंटरनेशनल रिलेशन का। इस वीक हमने सारे मुद्दे डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई मुद्दा छूटा हुआ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बता दीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में मैं कवर कर दूंगा। और अगर आपका कोई और सजेशन हो तो आप वो भी लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ एंड करते हैं और मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।